सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा के तहत आपका स्वागत है। चर्चा में आज हमारा चर्चा का विषय मोदी दूसरी पारी, पहला विस्तार, उम्मीदें बेशुमार। बात स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ। 2019 के चुनाव में उन्होंने एक बार फिर सत्ता में पहले से भी कहीं ज्यादा सीटों के साथ वापसी की, एक मंत्रिमंडल का गठन किया। उस मंत्रिमंडल के अंदर कुल 58 चेहरे हुआ करते थे। समय गुजरने के साथ उसमें से 5 चेहरे विदा हो गए। आज सुबह तक उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कुल 53 चेहरे हुआ करते थे, लेकिन अब वह चेहरे आज के विस्तार के बाद 77 के भारी भरकम आंकड़े में तब्दील हो गए हैं। वो सरकार जो 2 साल पहले अस्तित्व में आई थी, आज उसमें काफी काट छाट हुई है। कई चेहरे जो इस मंत्रिमंडल का पर्याय बने हुए थे, जिनमें आप डॉक्टर हर्षवर्धन को देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद को देख सकते हैं, प्रकाश जावड़ेकर को देख सकते हैं, थावरचंद गहलोत को देख सकते हैं, वो तमाम चेहरे इतिहास के पन्ने में सिमट गए हैं आज के इस विस्तार और फेरबदल के बाद। इन सबके इस्तीफे राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके और स्वीकृत भी हो चुके, पर इसके उलट कई नए चेहरे आज इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। लोग अनुमान लगा रहे थे 20, 22, 25, 28 लोगों की शपथ होगी, लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा रहा, कुल 43 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। 7 पुराने मंत्री जो कनिष्ठ दायित्व के साथ में थे पदोन्नत हुए हैं और अब केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं देंगे। आज हम इस पूरे फेरबदल पर ही बातचीत करेंगे। कुछ क्यों बिछड़ गए, कुछ क्यों जुड़ गए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश के जाने माने पत्रकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई अपनी नई टीम के संदर्भ में। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस बदलाव को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र एक कहता है कि रिक्त व्यक्ति पूर्ण हो जाता है और पूर्ण व्यक्ति रिक्त हो जाता है। घटी यंत्र के समान मनुष्य की दशा परिवर्तित होती रहती है। गोपीनाथ दादीज के द्वारा यह विचार सूत्र हमें दिया गया था और कमोवेश या एकदम सटीक आज मंत्रिमंडल के इस फेरबदल के बाद महसूस हो रहा है। जो कल तक सम्मान्य थे, जो कल तक बड़े दायित्व के साथ थे, वो दायित्व मुक्त हो गए। कल तक जिनके पास दायित्व नहीं था, वो आज बड़े दायित्वों के साथ नजर आ रहे हैं। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही श्रवणकर जी, जिनसे इस कार्यक्रम के पहले भी हमारी बातचीत चल रही थी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। कुछ और साथी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा आगे बनेंगे, तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा के सिलसिले को पहले विपक्ष के नजरिए से देखते हैं और हरेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, जिस उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं। आज तो गदगद होंगे आप अपने प्रदेश को मिल रहे स्थान से। 7 चेहरे एक साथ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, उत्तर प्रदेश से आने वाले इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। 7 का आंकड़ा बड़ा कमाल का रहा है। आज 7 राज्य मंत्री पदोन्नत होकर केंद्रीय मंत्री बने हैं। 7 महिला प्रतिनिधित्व व्यक्तियों के रूप में इस मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण की है और 7 उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले राजनीतिज्ञ इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। हरेंद्र मलिक जी, इस पूरे बदलाव पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, मोदी जी के बदलाव से फर्क पड़ना है। मंत्री कौन है, कौन ना रहे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है और उसी के आधार और अधिकार का पार होता है। जनता पर प्रभाव पड़ता है कि आपकी पॉलिसी क्या है और सवाल वो आज भी खड़े हैं, क्या किसान को संतुष्ट कर पाए, क्या नौजवान को रोजगार दे पाए, क्या गिरती हुई जीडीपी को ये रोक पाए हैं, क्या आज जो असंतोष है पुरानी पेंशन बहाली का असंतोष कर्मचारी और अधिकारियों में, क्या उसका क्या कर पाए आपको, आप कि इसमें डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते भाव को आप रोक पाए क्या, पेस्टिसाइड के बढ़ते भाव को रोक पाए क्या, ये सब सवाल हैं। उन सवाल को जनता देखती है। मंत्री कौन बनेगा, कौन रहेगा, इससे कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ता। और वैसे भी इस सरकार में आदरणीय मोदी जी की सरकार में 2 ही तो मंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। आदरणीय अमित शाह और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कौन सा है वो मंत्री? ये तो बेचारे का जो जितना आदेश होता है उतना पालन कर लेते हैं। तो मंत्री बढ़ने बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश को एक मंत्री ना दें,
किसानों की मांग मान लें, नौजवान को रोजगार दे दे, पुरानी पेंशन बहाल कर दे, डीजल पेट्रोल के भाव कम कर दे, पेस्टिसाइड के भाव कम कर दे, बात ठीक हो जाएगी। अब इससे क्या होगा? मंत्री कितने बढ़ जाए, मेयर आप भी बनते तो सरकार को जनता की वोट बढ़ जाएगी। देखिए, सरकार तो गयो जी, जनता में इस समय ग्राफ बहुत डाउन है। ये आदरणीय मोदी जी भली बात ही जानते हैं, अच्छे लर्निड आदमी है, वो सब समझते हैं। तो ऐसे हालात में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल से छवि के संदर्भ में, प्रभाव की दृष्टि से कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा मानने के लिए हरिंद्र मलिक जी तैयार नहीं है। गिरिजा शंकर जी के पास हम चलते, क्योंकि श्रवणकर जी तो पहले ही अपनी निराशाओं को हमसे साझा किए हुए हैं, पर इस चर्चा के अंतर्गत हम उनसे और पहलुओं पर समझने की कोशिश करेंगे। पर गिरिजा शंकर जी जो देश की राजनीति पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी लंबी मशक्क़त के बाद, बड़ा लंबा इंतजार कराने के बाद और एक व्यापक परिवर्तन के माध्यम से ये नया चेहरा मंत्रिमंडल का सामने आया है। गिरिजा जी, कितना उत्साहित हैं आप इस मंत्रिमंडल को देखकर बतौर राजनीतिक विश्लेषक? पहली बार मोदी सरकार के संदर्भ में लोग ये महसूस करते हैं कि ग्राफ कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं आकर्षण पर सवाल हैं, समस्याओं के समाधान के संदर्भ में भी सवाल हैं। क्या उनका उत्तर इस परिवर्तन के साथ मिलता हुआ दिख रहा है? मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट के इस फेरबदल से जिन मुद्दों से देश आज जूझ रहा है, जो आम लोग जिससे रूबरू हो रहे हैं जी, उससे उसका कोई हल इसमें छुपा हो, ऐसा नहीं लगता। दरअसल बीजेपी को एक बहुत अधिकृत तौर पर ये क्लियरिफिकेशन जारी करना चाहिए था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि आखिर इतने सारे मंत्रियों को ड्रॉप करके, इतने सारे नए मंत्रियों को लेकर आखिर बीजेपी क्या चाहती है, क्या क्या इस कैबिनेट के रिशफल का क्या पर्पस है, वो जाहिर होना चाहिए था। आप याद करिए, कांग्रेस के रिजीम में जब कामराज प्लान आया था तो बकायदा उसके लिए घोषित था कि जो बहुत सारे लोग जो सरकार में हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनको संगठन में भेजा जाए, संगठन में काम करेंगे और संगठन से कुछ लोगों को सरकार में लिया जाए। एक घोषित कार्यक्रम के तहत वो एक बहुत बड़ा रद्दोबदल तब की कैबिनेट में हुआ था। ये जो कैबिनेट है, इसमें जो रद्दोबदल हुआ है, उसके अनुमान अब लोग लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं, सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन अधिकृत रूप से ये क्या है? क्या ये परफॉर्मेंस के बेस पर लोगों को हटाया गया है? यदि ये ऐसा है तो फिर ये मानने का कोई कारण नहीं है कि जितने मंत्री आज बचे हुए हैं, जिनको नहीं निकाला गया है, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्यों के जो होने वाले चुनाव हैं, उसके मद्देनजर यदि किया गया ये माना जाता है, तो वो भी कोई कारण मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को लेना, वहां बड़ा स्टेट है, बड़े अधिक संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको लिया गया। आप देखेंगे कि हर स्टेट से इस बार के जो फेरबदल में नॉर्थ ईस्ट से लेकर बाकी और राज्यों से भी एक 2 मंत्री हर जगह से लिया गया है। तो वो भी कारण कोई बहुत वैलिड कारण नजर नहीं लाता। कोई ऐसा भी नहीं है कि जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई हो, संगठन में उनका उपयोग करने की बात की गई हो, ऐसा भी नहीं है। मैं जो समझ पा रहा हूं, दरअसल ये पोस्ट कोरोना एक डैमेज कंट्रोल के रूप में मैं इसको देखता हूं। देखिए, कोरोना के सेकेंड फेज के बाद ये प्रक्रिया कैबिनेट में रिशफल की सुबगाहट या तैयारियां शुरू कब हुई? जैसे जैसे सेकेंड फेज का कोरोना का प्रभाव कम होता गया, ये चर्चाएं शुरू हुई, ये कवायद शुरू हुई कि किसको निकालना है, किसको लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अब जब लगभग कोरोना का जो सेकेंड फेज का दौर है लगभग समाप्ति पर है, तब ये इसको अंजाम दिया गया। आप ये समझिए कि कोरोना का जो प्रभाव हम लोगों के सामने आया है, देखा है, हम लोगों ने मीडिया में आया है, राजनीतिक चर्चाओं में आया है, वो उसके आर्थिक प्रभाव की, उसके लोगों के जान माल जाने की, इलाज नहीं होने की, तमाम चीजें आई। इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या है, इस पर अभी तक कोई बातचीत मेरे जहन में नहीं है। जाहिर है कि कोरोना के बाद इसका एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल फॉल आउट देखने को मिलेगा, और जितनी भी सरकारें, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उनको लेकर लोगों का जो विश्वास है,
वो बहुत बुरी तरह टूटा है। अब जो सरकारों में पार्टियां हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता जो मुझे लगती है वो ये है, खासकर नरेंद्र मोदी जैसे नेता की, जो बहुत दूर की सोचकर चलते हैं कि इस टूटे हुए विश्वास को कैसे रिस्टोर किया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता मुझे नजर आती है। और जाहिर है कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोरोना के साथ साथ जिस तरह की आर्थिक दिक्कतें हुई हैं, जिस तरह बेरोजगारी आई है, जिस तरह लोगों के पास जो रोजी रोटी कमाने का कोई इंतजाम नहीं बचा है, ये एक तरफ है। दूसरा जो बहुत बड़ा जो इफेक्ट कोरोना का जो है, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई जिसकी चर्चा नहीं करता, आप अंदाज लगाइए कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई वो अपनी जगह पर है, जिनको इलाज नहीं मिला वो अपनी जगह पर है, जिनका रोजगार छिन गया, जिनकी आर्थिक दिक्कतें आई वो अपनी जगह पर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के इलाज के चलते, कोरोना के टेस्ट के चलते घर बार बिक गए, जिनके दुकान बिक गए, जो कर्जदार हो गए, पता नहीं जहां भी उनकी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। इसका कोई हिसाब किताब कहीं पर नहीं है। आखिर इसकी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फॉल आउट तो होगा। मैं गिरिजा जी थोड़ी सी बात आपसे और स्पेसिफिक करना चाहता हूं। आप पोस्ट कोरोना इस बदलाव को देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले श्रवणकर जी से भी बातचीत चल रही, तो उसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। यह सरकार तो लगातार दावा करती रही कि कोरोना से जिस तरीके से हमने मुकाबला किया है वो पूरी दुनिया के बीच में मिसाल है। हमारी सफलताओं से केवल देश के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया अचंभित है। WHO हमारी पीठ थपथपाता है, ऐसे बयान आपने भी स्वयं सुने हैं। तो जब कोरोना से इतनी मजबूत लड़ाई, इतनी सफल लड़ाई देश ने ली है, दुनिया को दिशा देने में भारत कामयाब रहा है, यह बयान आपने स्वयं सुने हुए हैं। तो ऐसी लड़ाई में जो मुख्य भूमिका में थे देश के स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, तो इनकी तो पदोन्नति की कोई उम्मीद की जा सकती थी, पर ये तो पद मुक्त कर दिए गए हैं, पूर्व मंत्री की हैसियत में ला दिए गए हैं। तो क्या सरकार ने अपने दावे को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी भूल सुधार के रूप में आज के परिवर्तन को दर्शाया है? नहीं, कोरोना के मामले में हम विफल रहे और इस विफलता के लिए जिम्मेदारी देश के स्वास्थ्य मंत्री की थी, देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री की थी, इसलिए उन पर कार्रवाई कर दी गई है। क्या कहेंगे गिरिजा जी इस बदलाव के संदर्भ में? कोरोना को लेकर चाहे जो दावे किए गए हों, आपने देखा होगा कि दूसरी लहर के पहले प्रधानमंत्री ने ही ये घोषणा की थी कि हम कोरोना की लड़ाई जीत गए, और उनके इस बयान के तुरंत बाद जो दूसरी लहर आई और उसने क्या कहर बरपाया, ये सबने देखा है। तो उन बयानबाजियों के साथ साथ मुझे लगता है कि इस बात से शायद सरकार में बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री खुद, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात से इनकार नहीं कर सकते, सार्वजनिक रूप से उसकी स्वीकारोक्ति करें या नहीं करें, कि इस महामारी से निपटने में, और ये केवल केंद्र की बात नहीं, राज्य सरकारों के स्तर पर भी, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, सरकारें पूरी तौर पर असफल रही हैं। ये बहुत साफ तौर पर लोगों ने महसूस किया है। और मैं जिस नुकसान की बात कर रहा हूं, जिस एगोनी की बात कर रहा हूं, जो कि कहीं कोरोना महामारी के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आकलन है, या उसकी कोई गणना कहीं नहीं है। कितने लोगों के घर बार बिक गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ऐसे दौर में इस बात को इतनी बड़ी पार्टी और इतने दूर तक देखने वाले नेता इस बात को महसूस नहीं किए होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसी जो पोस्ट कोरोना डैमेज कंट्रोल की एक प्रक्रिया के रूप में मैं इसको देखता हूं, कि कहीं न कहीं एक नया चेहरा सरकार का सामने लाया जाए, सरकार का नया चेहरा सामने लाया जाएगा। कहीं ना कहीं कोरोना के कारण से ये कुर्सियां गई हैं, ऐसा आकलन गिरिजा शंकर जी का, कि पार्टी या सरकार कोशिश कर रही है अपनी छवि के संदर्भ में बेहतर करने की। पर श्रवण जी, मैं इस मंत्रिमंडल के परिवर्तन में एक बिंदु पर आपकी ओर जाना चाहता हूं, वो है मंत्रियों की पदोन्नति के संदर्भ में। हम हटाने के संदर्भ में बात कर रहे थे। 7 मंत्री जो राज्य मंत्री के तौर पर भूमिका में थे, उनमें से कुछ स्वतंत्र प्रभार में थे, जैसे RK सिंह जी, लेकिन अनुराग ठाकुर निर्मला सीतारमण जी के साथ में बतौर राज्य मंत्री सेवाएं दे रहे थे। वित्तीय मोर्चे पर भी सरकार की सफलता या विफलता सवालों के घेरे में तो है। अनुराग ठाकुर पदोन्नत हो रहे हैं। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री के तौर पर सीधे कैबिनेट मंत्री बने हैं। मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, RK सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पुरुषोत्तम रूपाला, ये 7 नाम हैं।
इस पदोन्नति पर कोई दृष्टि आप देंगे? कहता हूं जैसे हरदीप सिंह पुरी ने काफी काम किया है जी, कोई शक नहीं। और दूसरे जो नाम आपने बताए, कौन से बताए आपने? अनुराग ठाकुर, हाँ, किशन रेड्डी। नहीं, वो रेड्डी का, किशन रेड्डी तो तेलंगाना से हैं, और एक तेलंगाना को स्ट्रेटेजिकली आंध्र में जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में जी, लोकल बॉडीज के, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी जी, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। गुजरात के भी जो उन्होंने किए हैं उसमें भी नहीं जा रहे हैं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री के अपनी कंसिडरेशन। जी, मैं केवल अनुराग ठाकुर के बारे में बात करना चाहता हूँ जी, जी, कि अनुराग ठाकुर को किस लिए पुरस्कृत किया गया, जी। उनका क्या परफॉर्मेंस है। मतलब अगर निर्मला सीतारमन, आज वित्त की जो सबसे खराब हालत है देश में, जी, मतलब लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अगर हर्षवर्धन को हटाया तो आपने निर्मला सीतारमन को क्यों नहीं हटाया। तो आपने निर्मला सीतारमन को न सिर्फ न हटाया, आपने अनुराग ठाकुर को भी प्रमोट कर दिया। जी, तो ये जो लॉजिक है कि जिन लोगों को आपने प्रमोट किया है जी, उनके क्या क्वालिफिकेशंस है, मतलब उनको क्या सोच कर किया है। मतलब इस मंत्रिमंडल का जो पूरी छवि बनती है, जो गिरिजा शंकर कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल, की मैं थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल शब्द से, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो इससे हो ही नहीं रहा है, किसी भी तरह का नहीं हो रहा है जी, मैं इसको कह रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन है। जी, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये जी, कि यार तुम अब ये बातें बंद करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी तरफ देखो। जी, एक किस्म का नया तमाशा खड़ा करने की बात है कि देखिए हम कुछ नया करने जा रहे हैं और अब आप प्रतीक्षा कीजिए। जी, मेरा एक दूसरा कहना है, जी, जो कह रहे हैं गिरिजा शंकर, कोरोना की बात कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ। जी, मेरा कहना है कि कोरोना से जो विनाश हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाते हैं? जी, आप रिशफल कर रहे हैं ना चीजों का, और जी, कोरोना उसमें एक बड़ा कारण अगर आप बताते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाते हैं? जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाते हैं? जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बदलते हैं? जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आपने बदला, तो उसका क्या कारण है? कोरोना तो नहीं है उसका कारण। जी, तो ये आप जो रिशफल केंद्र में कर रहे हैं, आप राज्यों में करते तो उसका बड़ा मैसेज जाता। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप कोई बड़ा साहस दिखाते, प्रधानमंत्री योगी की जगह किसी और को नियुक्त कर देते, साहस करते, तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि उसका उत्तर प्रदेश के चुनावों पर ही नहीं, जी, सारे देश के चुनावों पर असर पड़ता। जी, ये जो इससे निकलता है वो ये निकलता है, जो आपने भी कहा कि ये जो प्रमोट किया गया जी, जिन लोगों को, उनसे कुछ बात, किसी हरदीप पुरी की बात एक थोड़ी सी समझ में आती है स्मार्ट सिटीज को लेकर। हालांकि इस पूरे 1.5-2 साल के काम में स्मार्ट सिटीज की क्या स्थिति वो भी हमें पता है जी, क्योंकि इंदौर में स्मार्ट सिटीज का मैं बता सकता हूं, और भोपाल में गिरिजा शंकर बता सकते हैं कि क्या स्थिति है, और क्या स्मार्ट सिटीज के लिए पैसा है, या जो सवाल सेंट्रल विस्टा को लेकर उठते हैं कि उसमें जो आप पैसा लगा रहे हैं स्मार्ट सिटीज में खर्च करना चाहिए क्या। जी, तो ये जो प्रमोशन है ये कुछ समझता नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता है। और जो एक रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नौकरी का इंटरव्यू था जिसमें सभी वर्गों के लोगों को और सभी जमात के लोगों को और सभी जात के लोगों को और सभी राज्य के लोगों को और सभी आयु के लोगों को और महिलाओं को भी और सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था। ये मामला काफी अलग है इस समय, और उस मामले में मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो प्रधानमंत्री के पास थी, उन प्रधानमंत्री के बारे में जैसा कहा बहुत दूरदृष्टि वाले हैं जी, और वो निश्चित रूप से हैं। अगर नहीं होते तो वो आज यहाँ पहुंचते कैसे जी, तो उनके मन में कुछ होगा। एक चीज जो गिरिजा शंकर ने कही मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिन लोगों को हटाया गया है जी, वो संगठन के काम करने के योग्य नहीं रहे हैं या नहीं हैं। जी, मतलब भूपेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में लाए हैं जी, तो वो संगठन का काम कर रहे थे, और उनको हटा देंगे तो फिर संगठन का काम करने लगेंगे। जी, पर रविशंकर प्रसाद या
हर्षवर्धन या जावड़ेकर महाराष्ट्र में जाकर संगठन का कोई काम नहीं कर सकते हैं जी, या रविशंकर प्रसाद बिहार में नहीं कर सकते जी, या हर्षवर्धन के लिए दिल्ली में नए किस्म की चुनौतियां हैं कि वो चुनाव की पहली बागडोर उन्हीं के पास थी जब केजरीवाल जब जी, चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार, तो वो पूरी तरह असफल रहे। वो पूरी तरीके से सफल रहे। एक और विषय पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं श्रवण जी, और उसके बाद में अनिल फिरोजिया जी मेरे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन से सांसद हैं। कुछ नामों को देखने की जो हजरत लोगों के जहन में थी, थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद अनिल फिरोजिया के संदर्भ में भी बड़ी उम्मीदें लोगों को थी, पर अनिल फिरोजिया जी दिल्ली में नहीं दिखे, पर हमारे कार्यक्रम में हम लोगों को दिख रहे हैं। उनके पास जाऊंगा, पर आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो मंत्रिमंडल के अंतर्गत शपथ ग्रहण का क्रम रहा, उसमें मध्य प्रदेश की राजनीति से दो लोगों को हिस्सेदारी मिली, एक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को, दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 4 बार के सांसद हैं, मोदी मंत्रिमंडल में पहले राज्य मंत्री के तौर पर हिस्सा थे, पर उसके बाद में 2019 में उन्हें जगह नहीं मिली। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार सांसद के तौर पर चुने जा रहे थे, और कांग्रेस की जब सरकार थी उसमें बतौर राज्य मंत्री भी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी जिम्मेदारी लिए हुए थे। पर आज शपथ पहले वीरेंद्र कुमार की कराई गई और ज्योतिरादित्य की बाद में। इसके कोई निहितार्थ, इसका कोई संदेश, या इसे सामान्य रूप से देख लेना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी श्रवण जी, आपने मुझसे पूछा? जी श्रवण जी, आपसे ही सही है। देखिए, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मतलब कोई बहुत सफल राजनेता इसलिए नहीं मानता हूं जी कि जब वो कांग्रेस में थे तब जो लोकसभा के चुनाव में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को जिस नाकामयाबी के साथ उन्होंने निभाया, हालांकि प्रियंका गांधी ने कोई बड़ा खेल पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं किया जी, और दूसरा ये कि वो अपने खुद के चुनाव क्षेत्र में हार गए जी, जहां से वो संसद का चुनाव लड़े थे, तो उनके अकाउंट में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जी, सिवाय इसके कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में गिरा दिया जी। तो उस माने में अगर आप आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह सचिन पायलट होते जी, तो मैं ये मानता हूं कि सचिन पायलट की सबसे पहले शपथ ग्रहण होती, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को जिताने में हर तरह की भूमिका अदा की है जी। तो ये पूरा मामला एक जिस तरह का प्रेशर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाकर रखा था अपने समर्थकों के साथ जी, और जिस तरह के दबाव में मध्य प्रदेश सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है इस समय भी जी, कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया तय कर लें तो उनके जितने लोग हैं जी, जो उनके साथ ही चलते हैं एकदम, मतलब लॉयल्टी फैक्टर जो उनके साथ आए हैं वो उनके साथ हैं, वो भाजपा के साथ तो हैं पर तब तक हैं जब तक सिंधिया जी हैं जी। तो सिंधिया को लेना एक राजनीतिक कंपल्शन था मोदी साहब के लिए जी, और अब उनको किस तरह का डिपार्टमेंट मिलता है उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मेरे साथ में अनिल फिरोजिया जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद हैं, दलित राजनीति के अंदर का बड़ा चेहरा है। तो अनिल जी, आप ही से समझने की कोशिश करते हैं, कितने आनंदित हैं इस फेरबदल को लेकर? आनंद इस बात का कि वीरेंद्र खटीक जी बन गए, आनंद इस बात का कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए, या आनंद इस बात का कि प्रकाश जावड़ेकर अब मंत्री नहीं है, रविशंकर प्रसाद अब मंत्री नहीं है, थावरचंद गहलोत अब मंत्री नहीं है? थोड़ा आपसे जानने में दिलचस्पी है, आनंद किस बात का है भी कि नहीं है, या कुछ अफसोस की मुद्रा में? जी अनिल जी। सबसे पहले सभी को प्रणाम जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार समर्थ भारती जी बैठे हैं, बैठते हैं जी, और हमारे सांसद महोदय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, दाता आपको भी करता हूँ, स्वामी द्विवेदी जी को। और आपने जो प्रश्न पूछा है जी, वास्तव में आज जो मंत्रिमंडल बना है जी, वो आनंद का ही माहौल है, क्योंकि इसमें अधिकतर युवा चेहरों को मौका दिया है जी, और मेरी बात से
माननीय श्रवण गर्ग जी भी और विजय शंकर जी भी और हमारे सांसद जी भी इसको सहमति देंगे कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जी। और जो पुरानी पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जी। ये पार्टी परिवार का मामला रहता है और ये निर्णय संगठन और सरकार, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ये पारिवारिक निर्णय होता है कि किसको क्या संगठन में जिम्मेदारी देना है, सरकार में क्या जिम्मेदारी देना है। और वास्तव में आज 43 महत्वपूर्ण मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें से 28 राज्य मंत्री हैं, 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 7 महिलाएं हैं। तो ये बड़ा आनंद का, हमारे लिए आनंद का माहौल है। और इसमें आदरणीय श्रवण गर्ग जी ने कहे तो मैं सुन रहा था, क्योंकि बहुत बड़े सरकार है, वरिष्ठ हमारे सरकार भी है। तो इसमें नए लोगों को, नई पीढ़ी को आगे लाना और उसमें भी अच्छे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपने IAS RIS है, तो उनको मौका दिया, इसमें देश को फायदा होगा, लाभ होगा। अनिल जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, पहले दौर में जब 2014 में आपकी पार्टी की सरकार आई थी तो 75 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए सरकार में जगह नहीं, कमोवेश ऐसा वातावरण बनाया था। अभी आप बड़ा स्वागत कर रहे युवाओं का, तो क्या माने कि अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नेताओं की रिटायरमेंट उम्र 60 साल तय की जा रही है। 60 साल हो गए तो अब आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, इन सब की विदाई है, नए लोगों को मौका है। तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरी टाइप का वातावरण अब आपकी पार्टी के अंदर रहेगा। इस दृष्टि से देखिए बहुत उत्साहित है आप युवाओं को लेकर, यानी अब बुजुर्गों को अपने लिए कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि अनिल फिरोजिया जी कह रहे हैं युवाओं के लिए अब जगह बनाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं जी। ये ऐसा नहीं है कि जावड़ेकर जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, माननीय थावरचंद जी हैं। अब माननीय थावरचंद जी को कर्नाटक का जैसे राज्यपाल बनाया है, तो हमारे संगठन में इनका अनुभव का फायदा लिया जाएगा और संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनका सहयोग लिया जा सकता है। ये जैसा कि माननीय श्रवण गर्ग जी कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने से तो वो अपने राजस्थान के हमारे सचिन पायलट को बनाना था, सचिन पायलट जी को। तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस में भी राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, और जब उनकी विचारधारा कांग्रेस में मैच नहीं खाई और तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए, आपसे इधर उधर की बात नहीं करते हैं, आप उस भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके विषय में कहा जाता है कि हम तो कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित दल हैं, कार्यकर्ता सबसे पहले है, कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता का स्थान वो हमारे लिए सबसे पहले है। जानना चाहते हैं ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कह रहे हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के चुनाव में गुना, जो उनका परंपरागत संसदीय क्षेत्र है जहां से वो लगातार चुनाव जीत रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता KP यादव ने 1.25 लाख मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। और आज KP यादव उस राष्ट्रपति भवन में नहीं थे, उस राष्ट्रपति भवन में सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। जानना चाहता हूं ये किस न्याय के तहत है, ये किस कार्यकर्ता के सम्मान की भावना के तहत है, और इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को क्या संदेश दिया है। अनिल फिरोजिया जी जो एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, थोड़ा उस संदेश को संप्रेषित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि जिसने 1.25 लाख वोटों से हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो महज सांसद है, और जो हारा था वो आज से माननीय मंत्री है।
जी फिरोजा जी। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है। आप केपी यादव जी भी कांग्रेस में थे, केपी यादव जी चुनाव लड़े, चुनाव हारने के भारतीय जनता पार्टी में आए और केपी यादव जी को विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया पार्टी ने, उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव लड़ाया और केपी यादव जी जीते। तो केपी यादव जी का इसमें कार्यकर्ता का कोई अपमान नहीं होता। ये चुनाव हारने वाली बात है तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, उसके बाद वो फिर जीते भी हैं। ये तो जनता माननीय अनिल फिरोजा, आपसे सीधा सवाल है, जो हारा वो मंत्री बन गया, जिसने आपकी पार्टी के बैनर तले हराया वो भी 1.25 लाख वोटों से हराया, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, वो आज भी केवल टकटकी लगाए देख रहा था कि सिंधिया जी की शपथ हो रही है। कहीं कोई दर्द, कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई दुख, कहीं कोई अफसोस अनिल फिरोजा जी के मन में बतौर कार्यकर्ता नहीं आता। ये हो क्या रहा है? माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे हैं, उनको अनुभव है। और हार जीत से कि वो हार गया इसलिए उसको मंत्री बना दिया या जीत गया इसको बनाना चाहिए था, ये कोई मापदंड नहीं होता। अनुभव होता है जिसका फायदा जनता जनार्दन को, देश को मिलना चाहिए। कमाल की बात है अनिल फिरोजा जी, अभी अनुभवी लोगों को घर बिठा दिया गया है। रविशंकर प्रसाद को घर बिठा दिया, प्रकाश जावड़ेकर को घर बिठा दिया, थावरचंद गहलोत को राजभवन पहुंचा दिया। तो आप कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया गया है। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हुई तो अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। जो इतने अनुभवी उनको घर बिठा रहे हैं और उसके संदर्भ में वो आप दलील ये दे रहे हैं। बहरहाल मैं हरिंद्र मलिक जी के पास में लौटता हूं। हरिंद्र मलिक जी, आपसे समझने की कोशिश करता हूं इस मंत्रिमंडल के संदर्भ में। एक बड़ी कोशिश हुई, थोड़ा बड़ा परिवर्तन नहीं है ये, 43 लोगों की शपथ आज हुई है। क्या आपको लगता है कि इससे जो भाजपा की दुश्वारी है या जो आप जो सवाल देश के सम्मुख मौजूद हैं उनका जिक्र कर रहे थे, अब सवालों के हल होने की कोई उम्मीद हम लोग कर सकते हैं या आप जैसा राजनीतिज्ञ कर पा रहा है? कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब फिर दोहरा रहा हूं जी कि जनता पर प्रभाव पड़ता है पॉलिसीज का जी, और पॉलिसी निर्धारण का काम सरकार में 2 व्यक्ति और उनके नौकरशाह करते हैं जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, तीसरे किसी व्यक्ति की कोई से नहीं है। कोई आ जाए कोई चला जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जी। और इसमें जितने चेहरे आए हैं मंत्रिमंडल में, उठा करके देख लो, जो दूसरे दलों से अनुभव लेकर के आए हैं जी, वो ज्यादा चेहरे हैं। जी, और जहाँ कार्यकर्ताओं की बात है, जो पुराने खुद को एक खुर्राक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो नहीं है कि वो जीते हो या नहीं जीते हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज प्रश्न सबसे बड़ा आपने ही पूछा, मैं भी पूछ रहा हूँ जी, कि आप वित्तीय स्थान में, वित्तीय क्षेत्र में आप टोटली फेल हैं। जी, आपकी जीडीपी की दर घटी, विकास की दर घटी, आपने जो आपका रुपये था उसका अवमूल्यन हुआ, आप पेट्रोल का दाम नहीं रोक पाए, गैस का नहीं रोक पाए। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा मोदी जी की कि आपने ये साबित कर दिया, देश जाए भाड़ में, जो मेरा लोयल है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। इनके सही सारे गलत सही फैसले पर आदरणीय सीतारमण जी मोहर लगाती रही और अनुराग जी को तो स्टेट मिनिस्टर का कोई बहुत ज्यादा दायित्व नहीं होता, नाम मात्र के होते हैं, परंतु सपोर्ट करते रहे। उसका इनाम ये बड़े लोगों की पार्टी, राजे महाराजाओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अनुराग ठाकुर राजा हैं, उन्हें राजा होने का लाभ मिला है उसी तरीके जिस तरीके सिंधिया जी को लाभ मिला है राजा होने का। आम वर्कर का इस पार्टी में कुछ होता जाता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि इन्होंने कोरोना काल को स्वीकार किया और ये दो बात जो राजनीतिक इसमें सोच निकल के आती है, तो कोरोना के फेलियर को स्वीकार किया और डॉक्टर हर्षवर्धन को पदमुक्त किया। दूसरा, इन्होंने जो स्वीकार किया है, इसके साथ ही ये भी स्वीकार किया कि कोरोना काल में झूठी थोथरी, झूठी तो है संवैधानिक सत्ता से परे है, और थोथरी घोषणाएं करने में इतने लाख करोड़ का पैकेज है, इतने का पैकेज है, ये श्रीमती माननीय सीतारमण जी आगे रही तो उसको भी उनके स्टेट मिनिस्टर को इनाम दिया गया। मुझे नहीं लगता
कि ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं। या तो ये कहो कि सरकार इतनी उलझ चुकी है जी, इतनी घिर चुकी है, आज चाहे सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, नौजवान हो, छात्र हो, जो सरकार परीक्षा तक करा नहीं पाती और वो सरकार कुंभ कराने का निर्णय लेती है और कांवड़ मेले का निर्णय नहीं लेते। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें, परंतु आप बच्चों की परीक्षाएं नहीं करा पाए जी। ये सरकार कहाँ है, किसकी है, कैसी है, क्यों है, ये समझ से परे है। या तो ये संविधान पढ़ते नहीं या संविधान की जानी होकर इन्हें जानकारी होने के बाद भी अनदेखाएं करते रहते हैं। ऐसे हालात में इन्होंने ये बड़ा साफ संदेश दिया है कि भाई कोरोना में हम फेल हुए, कोविड में देश बर्बाद होगा, पर सीतारमण हमारे पीछे हाथ बांधे खड़ी रही, इसलिए उनके स्टेट मिनिस्टर को हम लाभ दे रहे हैं। आज ये समझ नहीं आ रहा, तीसरी वेव आने वाली है जी, अभी तक उसका भी इंतजाम हम नहीं कर पाए। हमने पहले आप ही के नहीं दूसरे चैनल की डिबेट पे चर्चा में मैंने कहा था कि अगर केवल हम इतना कर दें कि प्रत्येक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जितने मेडिकल कॉलेज में उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जो 300 बेड के जो हॉस्पिटल है प्राइवेट उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना आवश्यक होगा। मात्र 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। अगर माननीय सांसद महोदय और वहाँ के लोकल एमएलए अपना जो क्षेत्रीय विकास निधि है, एमपी लैड और एमएलए लैड कहते हैं उसे, अगर उसमें से पैसा ये दे गए तो जिलाधिकारी वो प्लांट लगवा दे, तो एक तो बात की श्योरिटी होगी, भगवान ना करे कोई परेशानी हो तो ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। अब वो वृक्षारोपण का काम चल रहा, पहले पीपल लगता था, नीम लगता, जामुन जमुआ लगता था तो ऑक्सीजन आती थी, अब लगता है ये साला पॉपुलर। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम लोग ये सरकार बिल्कुल इनसे सरकार चल नहीं रही। इनका हाल ट्रक के उस ड्राइवर जैसा है, रेल के उस ड्राइवर जैसा है जो स्टार्ट इंजन में बैठ कर के गियर लगा दिया, उसे आगे पता नहीं कैसे स्पीड बढ़ेगी, रास्ता किधर है किधर ही, अंधे मोड़ पर सरकार खड़ी है। तो दिग्भ्रमित है ये सरकार। हरिंद्र मलिक जी को इस विस्तार और फेरबदल से कोई उम्मीद नहीं जाग रही है, लेकिन मैं गिरिजाशंकर जी आपसे कुछ और बिंदुओं पर भी बात करना चाहता हूं। क्या आज के इस फेरबदल ने बता दिया है कि गांधी परिवार के वजूद को भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व सिरे से खारिज करता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के संदर्भ में बात नहीं है। वो गांधी परिवार जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है वो एक बार फिर शून्य की स्थिति में है। मेनका गांधी 2014 से 2019 तक मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, वह अभी भी सम्मानीय सांसद हैं लेकिन मंत्री नहीं है। वरुण गांधी के नाम की भी बड़ी चर्चा थी, अनुभव को तो दरकिनार कर दिया गया है, पर युवाओं के संदर्भ में जगह थी। युवा चेहरे तमाम इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, ऐसा अनिल फिरोजिया जी बता रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी उन युवाओं की सूची में हिस्सा बना पाने में नाकाम रहे। गिरिजा जी कुछ दृष्टि देंगे इस पर? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि 50 साल की उम्र के किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए और उसको कहा जाए युवा है जी, तो ये बहुत ही असंगत बात है। कहां पर किस युवा की बात हो रही है जी? 35 साल की उम्र के बाद कोई युवा बचता है क्या? और यदि 50 साल और 55 साल के लोगों को लेकर आप उसको युवा कह रहे हैं, यदि एवरेज जो एज बताई जा रही है इस नए कैबिनेट की वो 58 साल की है जी, 60 साल 62 साल में आदमी रिटायर हो जाता है, तो क्या 58 साल के मंत्रिमंडल को युवा मंत्रिमंडल कहा जाएगा? तो ये मुहावरा जो है बहुत गलत है। दूसरी बात ये है कि जो ये कैबिनेट बनाया गया है बहुत भारी भरकम तरीके से, लगभग जितनी 83 की अधिकतम सीमा है उसमें से 43 तो लिए गए, मतलब आधे से अधिक कैबिनेट नया बनाया गया है जी। तो इससे अब ये जरूरी है कि क्या इसका क्राइटेरिया क्या था, जिन लोगों को कैबिनेट से बाहर किया गया है उनका उपयोग कहां करने वाले हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिला वरुण गांधी जैसे और लोगों को, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? कायदे से होना चाहिए कि बीजेपी को या सरकार के किसी प्रवक्ता को इसको लेकर एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, जिससे ये जो लोगों के बीच में संदेश जाए आखिर ये इस पूरी कवायद का मतलब क्या है। यदि ये बात बीजेपी या सरकार स्पष्ट नहीं करती है तो तरह तरह के कयास भी लगाए जाएंगे और कोई बहुत जो जरूरी सवाल जो मीडिया में और सार्वजनिक जीवन के विमर्श में भी उठता रहा है
कि 110 रुपए की लीटर पेट्रोल और तमाम जितनी जो आर्थिक दिक्कतें इस देश के सामने हैं, उसका क्या जवाब इस कैबिनेट से मिलेगा? या मोदी सरकार को लेकर जो एक परसेप्शन है, सिर्फ उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश, इससे ऊपर मुझे ये पूरी कवायद नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक परसेप्शन को बदलने की कवायद है। और ये बात बिल्कुल तय है कि चाहे सरकार में बैठे लोग हों, चाहे सरकार के बाहर लोग हों, सरकारों पर से लोगों का विश्वास घटा है, लोगों का विश्वास टूटा है, इस बात से कहीं कोई इंकार नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परसेप्शन बदलते हुए उसी टूटे हुए विश्वास को कहीं जोड़ने की कोशिश, ये करने की कोशिश दिखती है। इस कोशिश में वो कितने सफल होते हैं, कितना उनको लोगों का समर्थन मिलता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज मोदी सरकार को लगातार रहा है, वो है एक मजबूत विपक्ष या मजबूत विकल्प का अभाव जी। लेकिन ऐसे विकल्प के अभाव की स्थिति का फायदा कितना वो लेते रहेंगे, कितने लंबे समय तक लेते रहेंगे, या कितने लंबे समय तक उनको मिलता रहेगा, ये भी सरकार में बैठे हुए लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं। जब तक के जो लोगों का विश्वास जो टूट रहा है, उसको जोड़ने की जो कवायद है, उसमें यदि आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह की उनको राजनीतिक सफलता मिलती है। इसका देश की समस्याओं से बहुत कोई ताल्लुक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं ऐसा आप नहीं मानते। लेकिन मैं थोड़ा चर्चा को दो हिस्सों में बांटता हूं। कुछ हिस्से पे बातचीत श्रवण जी से करूंगा, कुछ हिस्से पे आपसे बात करना चाहता हूं। कहा गया कि सभी राज्यों को कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत एडजस्ट करने की कोशिश हुई, चुनावों को ध्यान में रखा गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह दलील आती है, 7 लोगों को जगह मिली है, कर्नाटक के संदर्भ में जगह मिली है, गुजरात के संदर्भ में जगह मिली है। लेकिन एक राज्य जो इन दोनों चर्चाओं में रहा पिछले 4 महीने से, वो उत्तराखंड है। उस उत्तराखंड में भी चुनाव होने जा रहे हैं। 4 महीने में 3 मुख्यमंत्रियों के तौर पर लोग उस राज्य को देख चुके हैं। उसके साथ किया क्या गया इस फेरबदल में? जो मानव संसाधन मंत्रालय उत्तराखंड के पास था, रमेश पोखरियाल निशंक के रूप में, उनको पदमुक्त कर दिया गया और उसके स्थान पर अजय भट्ट को एक राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिला दी गई। 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत कल सुबह से अपना फोन बार बार देखते रहे कि शायद कोई कॉल आने वाली होगी। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना गिरिजा, क्या पार्टी ने अपनी संभावनाओं के आधार पर तय किया है और आज के फेरबदल ने बता दिया है कि भाजपा ने मान लिया कि उत्तराखंड में कहानी खत्म है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस पूरे रिशफल की कवायद जो की गई, उस कवायद के पीछे क्या रणनीति पार्टी की सरकार की रही है, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है जी। और जो कारण बताए जा रहे हैं अनुमान के आधार पर कि जो आने वाले राज्यों में जहां चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से ये रिशफल किया गया है, ये बहुत ही बचकानी बात लगती है कि क्या 7 मंत्री यूपी से लेने से या किसी और राज्य से लेने से क्या सरकार वहां चुनाव जीत जाएगी? तो फिर ऐसी स्थिति में बंगाल में जहां चुनाव नहीं है, वहां 2 की जगह 4 मंत्री क्यों लिया गया? तो राज्यों में होने वाले चुनाव का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक सवाल रिप्रेजेंटेशन देने का है, अलग अलग राज्यों से एक आदमी लेने का, तो ये जो कैबिनेट जो बनती है, वो कैबिनेट केवल रिप्रेजेंटेशन की कैबिनेट नहीं होती, कैबिनेट परफॉर्म करने वाली कैबिनेट होती है। आप केवल जातियों को, समुदायों को या राज्यों को या भौगोलिक रूप से उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात, ये बहुत पुरानी बात हो गई भारतीय राजनीति में, और वो सब खत्म हो गया। जब तक के आपको सरकार वैसी चाहिए जो परफॉर्म करे, सरकार में लोग ऐसे चाहिए जो परफॉर्म करें, जो रिजल्ट दें। जाहिर है कि उस दृष्टि से अभी इस नई सरकार को, नए कैबिनेट को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, देखना होगा कि जो नए लोग आए हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल जो सरकार के सामने हैं, उन सवालों से जब तक ये सरकार रूबरू नहीं होती है, मुझे लगता है कि उनके सारे कवायद जो हैं वो बहुत सार्थक होंगे उनके पक्ष में, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मैं जी गिरिजा जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, जो राज्यों के चुनाव की जहां तक बात है, तो अभी नरेंद्र मोदी या अमित शाह के सामने राज्यों के चुनाव उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने उनको 2024 की चिंता है, और कहीं न कहीं उनको अपने इमेज की चिंता है। यदि आप ये कहें कि कोरोना में फेलियर की वजह से स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, श्रम मंत्री को हटा दिया, या फर्टिलाइजर और केमिकल मंत्री को हटा दिया, तो सब जानते हैं कि कोरोना से निपटने की प्राइम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी।
तो इनको हटाने से उस आरोप से या उस जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री नहीं बच सकते, नहीं बच सकते हैं। गिरिराज जी एकदम खरी बात कह रहे हैं। लेकिन श्रवण जी, मैं आपके पास में आता हूं और थोड़ी अन्य नेताओं की हैसियत को लेकर बात करना चाहता हूं। इस सरकार के अंतर्गत अनुराग ठाकुर का कद बढ़ाया गया है, उनको राज्य मंत्री से सीधे केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया है। जो लोग हिमाचल प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर का क्षेत्र एक ही है। दोनों ही उस संसदीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र के तौर पर मान्यता देते थे। जेपी नड्डा प्रेम कुमार धूमल से संघर्ष के चलते ही राज्य की राजनीति से विदा किए गए और केंद्र में भेजे गए। यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि उन जगत प्रकाश नड्डा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की स्थिति में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हो रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे श्रवण जी आप इस दृष्टि पर? इसमें दो चीजें नजर आती हैं जो जी। एक तो ये कि अनुराग ठाकुर हो या हिमाचल की राजनीति है, जो नड्डा हैं वो वहां से निकल चुके हैं जी, वो उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं जी, हिमाचल की राजनीति का, जी, क्योंकि अब वो एक बड़े पटल पर काम कर रहे हैं। जी, दूसरा ये आपने देखा होगा कि इतना कंसल्टेशन नड्डा का जिस तरह से रहा इस बार प्रधानमंत्री से जी, पूरी चर्चा में, तो ये अमित शाह के समय की कीमत पर रहा है। जी, मतलब जो पिछले तमाम मंत्रिमंडलों के जो परिवर्तन हुए हैं, जो फेरबदल हुए हैं, जी, उसमें केवल जो चेहरे फोटोग्राफ में आते थे वो 2 लोगों के आते थे। जी, ये पहली बार हुआ है कि 3 लोगों के चेहरे आए हैं और उसमें भी नड्डा बहुत प्रमुखता से उभर कर आए हैं। जी, और नड्डा का इसमें मंडल के फेरबदल में स्पष्ट प्रभाव नजर आ रहा है जी, कि उन्होंने कुछ कहा है और प्रधानमंत्री ने उसको सुना है। जी, मैं 2 चीजें और आपसे कहना चाहता हूं जी। इस मामले में, जो मेरा एक एनालिसिस है, कोई आरोप नहीं है। वो जी। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री को अपनी उम्र के लोगों या अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ सरकार या पार्टी में काम करने में दिक्कत आती है। जी, वो कर ही नहीं सकते। पार्टी में भी आप पाएंगे कि उन्होंने उन तमाम लोगों को सबसे पहले हाशिए पर डाला जी, जो उम्र में उनसे बड़े हैं, जी, और इस फेरबदल में उन्होंने उन तमाम लोगों को साइडलाइन किया जी, जो उम्र में उनसे बहुत ज्यादा छोटे नहीं हैं। जी, एक कम्युनिकेशन गैप प्रधानमंत्री का इन लोगों के साथ लगातार बढ़ रहा है, जो हम चर्चाओं में भी सुनते हैं कि उनकी राजनाथ सिंह से या गडकरी से या और तमाम लोगों से जो बातचीत के संदर्भ हैं, जी, वो हेडमास्टर और क्लास वाले नहीं हैं, जी, वो बड़े अलग किस्म के हैं। और जो लोग बचे हैं जी, मंत्रिमंडल में, जैसे लोग पूछते हैं कि आपने पोखरियाल को तो हटा दिया, आपने भी सवाल उठाया जी, शिक्षा के मामले में उन्होंने जो घपला किया, पूरा का पूरा मैस कर दिया, जी, तो उनको तो हटा दिया आपने, क्योंकि जी। उत्तराखंड में आप बर्दाश्त कर सकते थे, हर्षवर्धन को भी बर्दाश्त कर सकते थे। जी, पर पेट्रोल की कीमतों के मामले में आपने प्रधान पर कोई उंगली नहीं रखी। जी, ये जो बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच है एलिमिनेशन की, कि कहां अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है लोगों को हटाने की, वो आपने देखा पॉलिटिकली भी कि उड़ीसा में अगर आप प्रधान को मार्जिनलाइज करते हैं तो बीजेपी के इम्पैक्ट पर क्या असर पड़ेगा, जी, और दिल्ली में हर्षवर्धन को करते हैं तो क्या पड़ेगा, और जावड़ेकर को हटाकर नारायण राणे को लेते हैं तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा। जी, तो ये बड़े जो चेक्स एंड बैलेंस जो इस फेरबदल में स्पष्ट हुए हैं, कुल मिलाकर मुद्दा ये है, जो हिमांशु जी, जो मेरा एक कहना है कि आने वाले दिनों में, अभी तो खैर कुछ दिनों तक ये सब चर्चा चलती रहेगी, और आपने आज के अखबारों में स्टेन स्वामी की मौत के बारे में सुना होगा जी, तो वो कल चर्चा स्टेन स्वामी की खत्म हो जाएगी, और जिन लोगों को हटाया गया मंत्रिमंडल से
राजनीतिक जो मैसेकर हुआ उसके बारे में चर्चाएं होने लगेगी। मैं थोड़ा और दृष्टि पे बात करना चाहता हूं श्रवण जी आपसे इस परिवर्तन के संदर्भ में, क्योंकि समय सीमित ही और आपसे अलग अलग बिंदुओं पे बातचीत करनी है। इस सरकार के अंतर्गत क्या आप भी इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस सरकार का भरोसा परंपरागत जो राजनीतिज्ञ उन पे कम है और जो पूर्व नौकरशाह हैं जिनकी उम्र भी हो चुकी है पर उन पे भरोसा है? आज की इस पूरे परिवर्तन के अंतर्गत 3 पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को तरक्की दी गई है। हरदीप सिंह पुरी, जिनका जिक्र अपन ने किया था, एक आर.के. सिंह जो देश के पूर्व गृह सचिव रहे हैं, 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी वैष्णव, उनको भी सीधे केंद्रीय मंत्री के तौर पर पदोन्नत किया गया है। और वो तमाम नेता जो कई बार के सांसद हैं, आप मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो प्रहलाद पटेल जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे थे, वर्तमान में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तक सीमित कर दिए गए हैं। लेकिन इन तमाम लोगों की पदोन्नति की गई, केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया। इस पर भी कोई दृष्टि है आपकी कि वर्तमान निजाम परंपरागत राजनीतिज्ञों के स्थान पर नौकरशाहों को अपने साथ ज्यादा बेहतर महसूस करता है? नहीं, ये बहुत साफ है। अगर आप देखें कि केंद्रीय स्तर पर जिस तरह की नौकरशाही की भर्ती सीधे हो रही है बजाय एक प्रक्रिया जो यूपीएससी की है जी, उसके जरिए अगर आप लोगों को बनाएं उच्च पदों पर, सेक्रेटरी लेवल पर जी, तो एक बड़ी पहल ये चल रही है कि आप सीधे लोगों की भर्ती करके उनको मंत्रालय में स्थापित करें। जी, एक सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं जी, पर प्रधानमंत्री का जो सिस्टम चेंज है जी, वो आधा अधूरा है। मतलब वो उसमें से ये भी लगता है कि वो पुराने लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं और नयों से काम लेना चाहते हैं जी, तो वो राजनाथ सिंह को भी रखना चाहते हैं, गडकरी को भी रखना चाहते हैं, उनकी नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते हैं जी, पर जिन लोगों को आसानी के साथ हटाया जा सकता उनको हटाते हैं। जी। तो इसमें कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि एक उन्होंने मिक्स खड़ा किया है कि जो पुरानों का भी मिक्स है और नयों का भी मिक्स है, तो वो कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन में बड़ा दिक्कत का फैक्टर है। मैं आखिरी बातचीत के लिए अनिल फिरोजिया जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक बिंदु पर गिरिजा शंकर जी की टिप्पणी लेना चाहता हूं। और गिरिजा शंकर जी, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आज पूरा नहीं हुआ है, आज केवल चेहरे आए हैं। मंत्रिमंडल का वास्तविक स्वरूप तो समीक्षा के लायक तभी बनता है जब विभागों का भी आवंटन हो चुका हो। आज के इस परिवर्तन के मद्देनजर विभागों को लेकर अपना कोई आकलन आप देना चाहेंगे? विभागों को लेकर बातचीत की जा सकती है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी मंत्रियों की लिस्ट है कि उनके विभागों पर बात करने के लिए पूरा एक लंबा वक्त चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि विभागों का वितरण होने के बाद जरूर इस पर बातचीत की जानी चाहिए। जहां तक जिस ब्यूरोक्रेसी के लोगों को पॉलिटिक्स में लेने की या मंत्री बनाने की बात जो आपने की है, दरअसल इसकी शुरुआत तो राजीव गांधी ने कर दी थी। राजीव गांधी ने बहुत सारे सर्विंग जो IAS IFS और दूसरे अफसर हैं उनको बकायदा राज्यसभा में ले जाकर मंत्रिमंडल में लेकर राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। उसी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है आपकी, जिस कांग्रेस की नीतियों को लेकर, जिस गांधी परिवार की नीतियों को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी निशाने पर रखते हैं। गिरिजा शंकर जी जैसा सुधी पत्रकार ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के द्वारा शुरू की गई पहल को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस रोशनी के बीच में आखिरी बातचीत के लिए अनिल फिरोजिया जी आपके पास में, बतौर भाजपा सांसद, आज के इस परिवर्तन के आधार पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को अगर संदेश देने की बात कही जाए तो क्या कहेंगे अनिल फिरोजिया जी कि आज के इस परिवर्तन के माध्यम से आपकी पार्टी नेतृत्व ने क्या संदेश कार्यकर्ताओं के बीच संप्रेषित किया है? तमाम सुधी लोगों ने अपनी राय साझा की आपके बीच में, उनके पास क्या संदेश गया है वो आपके सामने है। अब ऐसी टिप्पणियों के बीच में क्या रास्ता निकालेंगे अनिल फिरोजिया जी आप? जी अनिल जी। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है
भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया जाता है। जैसे जैसे कार्यकर्ता का परफॉर्मेंस देखा जाता है संगठन में, वो उसको धीरे धीरे चालना करते हुए आगे बढ़ाती है, जो आज हमको यहाँ दिख रहा है। और मैं माननीय वरिष्ठ हमारे पत्रकार आदरणीय श्रवण गर्ग जी, आदरणीय हमारे गिरिजा शंकर जी, आदरणीय हमारे मलिक साहब, इनसे विनम्र निवेदन यही करूँगा कि अभी आज ही गठन हुआ है, नए लोग हैं, इनको मौका दिया गया है, इनको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, मैं आपके सामने बहुत छोटा बच्चा हूं, आपका राजनीतिक विश्लेषण का भी और उम्र का भी बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से डॉक्टर साहब आपके माध्यम से मैं श्रवण जी को, गिरिजा शंकर जी को और मलिक साहब से यही निवेदन करूंगा कि अभी बोलना ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। आज ही इनने शपथ ली है, इनको समय देना चाहिए, उसके बाद अपन इनका विश्लेषण करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी, इन्होंने और जो भी निर्णय लिया है संगठन ने, वो बहुत सोच समझ के, बहुत मंथन के बाद जो मौका दिया है काम करने का, और इसमें एक में से जोर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। जैसा कि उम्र वाली बात है, तो जो हमारे उम्रदराज जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, अगर आज जैसे माननीय थावरचंद जी को हम राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है, दूसरे भी हमारे मंत्री जी को, वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल, करीब 8 राज्यपाल बनाए गए हैं, उनको जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दी गई है। जिन लोगों से आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली है, कहीं ना कहीं संगठन उनको और बड़ी जिम्मेदारी, संगठन उनको काम देगा। संगठन तो में अनिल फिरोजिया जी से हमने आग्रह किया था कि कार्यकर्ताओं के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तो संदेश नहीं दिया, पर जिनको आज पद मुक्त किया है उनके लिए संदेश जरूर अनिल फिरोजिया जी का है। थावरचंद गहलोत जी को जिम्मेदारी मिल चुकी है, बाकी जो 11 लोग हैं वो निराश ना हो। आने वाले समय में हो सकता है राज्यपाल के तौर पर कुछ पद खाली होंगे, तो उनके लिए जगह मिल सकती है। इस उम्मीद के साथ, धैर्य के साथ उन्हें बने रहना चाहिए। लेकिन देश क्या इतना धैर्य रखे? एक परिवर्तन जो बहुप्रतीक्षित था आज हुआ है, क्या उसके परिणाम वैसे निकलेंगे जैसी उम्मीद परिवर्तनकर्ताओं के द्वारा की गई है? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह का और जेपी नड्डा का यह चिंतन वाकई कोई करिश्माई परिवर्तन देश के बीच में बना पाएगा सरकार के संदर्भ में? इसके लिए वाकई इंतजार की जरूरत है, वो इंतजार हम करेंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जितने सवाल निकले हैं, जितने जवाब निकले हैं, उसी को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि समझ सके तो समझ जिंदगी की उलझन को, कि समझ सके तो समझ जिंदगी की उलझन को। सवाल उतने नहीं है, जवाब जितने हैं। जान निसार अख्तर ने जो ये कहा है, कितना सही कहा है, आज के हालात पर कितना मुफीद है। बस इसके साथ अब मुझे दीजिए, फिर मिलते हैं कल नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।